ओम शांति। सभी पूर्वज पूज्य स्मृति में रहने वाली दिव्य आत्माओं को, सर्व की अलौकिक पालना करने वाली रूहानी आत्माओं को दिल से बारंबार अभिनंदन है, स्वागत है। जैसा कि हमने देखा पिछले प्रथम फेज में हमने दिव्य शक्तियों का, जो हमारी अष्ट शक्तियां हैं आत्मा की, हमने उन पे बहुत विस्तार से चर्चा की, सागर मंथन किया। तो आज उन्हीं शक्तियों को, उन्हीं पर विस्तार से चर्चा करने के लिए सेकंड फेज में हमें क्या-क्या अनुरूप, हमें क्या-क्या और धारणाएं करनी है। हमारे बीच में मधुबन की वाटिका से बाप दादा के निमित्त पुष्प जो हमारे बीच में इन महारत्नों को लेकर फिर से आए हैं, हम दिल से स्वागत करते हैं उनका। जैसे कि एक चैप्टर पढ़ा था द लोस्ट, एक 9th या 10th क्लास का चैप्टर हमें याद आता है, तो हमारी स्मृति बिल्कुल वही है हम सब आत्माओं की, कि एक बच्चा अपने घर से खो गया, मतलब माता पिता को चिल्ला रहा है, बुला रहा है, जाने के लिए कह रहा है, लेकिन ये इतनी दुनिया वंडरस है, आश्चर्यचकित है, आकर्षण से भरी है, लेकिन अब कुछ भी चीज नहीं हमें, हमें तो सिर्फ अपने पिता चाहिए, अपने माँ चाहिए। और पाप भी हमें देख रहा है, हमें देख रहा है कि हम कैसे बुला रहे हैं, लेकिन कहते ना बाबा भी बंधा हुआ है, तो बाबा भी हमें सबको देख रहे हैं कि हम, मेरे बच्चे मुझे बुला रहे हैं, कह रहे हैं, लेकिन बाबा चाहता है कि बच्चे अपने आप को, खुद को एक्सप्लोर करें, जाने वो क्या है, वो कौन है। तो बाबा ने उस शक्तियों को फिर से रूबरू कराने के लिए अपनी ही वाटिका से, जहाँ पे हम बच्चों के पिता अवतरित हुए हैं, इतनी प्यारी, इतनी अलौकिक भूमि से ऐसे दिव्य भाइयों को, ऐसे तेजधारी भाइयों को हमारे बीच में इस महफिल में फिर से हमें पुनः अपनी उन धड़कनों को सुनने के लिए, जो आत्मा की धड़कन है ये महारत्न, फिर से भेजा है। तो भाई हमारे बीच में है तेजवीर भाई, ऐसे तेजधारी भाई, तेजवीर भाई, अंकुर भाई, शेखर भाई, आपका दिल से इस रूहानी महफिल में बारंबार स्वागत है। तो हम सभी आत्माएं बिल्कुल आत्मिक स्मृति में बैठकर एक एक शब्दों को, बाबा के नए प्लान को सुनेंगे, धारण करेंगे और उन्हें जल्द से जल्द अपने पिता के साथ पिता समान बनकर चलेंगे। जी भाई, ओम शांति। ओम शांति। शुक्रिया दीदी जी। बाबा का भी शुक्रिया, आप सभी का शुक्रिया। सबसे पहले हम सभी आत्मस्मृति में बैठेंगे अपने अपने सिंहासन पे और आवाहन करेंगे अपने ही सामने, जिनसे हमें सर्व शक्तियों की प्राप्ति हुई है और जिनके द्वारा अनेकों को करानी है, उन सर्वशक्तिवान प्रियतम को, बाबा का आवाहन करेंगे हम अपने सामने, उन्हें इमर्ज करेंगे, बुलाएंगे बहुत प्यार से। तो सभी सबसे पहले आंखों के पीछे और ब्रेन के नीचे खुद को महसूस करेंगे भ्रिकुटी के तख्त पर जगमगाती हुई ज्योति। बहुत प्यार से मन ही मन संकल्पों की डोर के द्वारा बाबा को बुलाएंगे। बाबा आ जाइए। आकर बहुत प्यार से शक्तियों से हमारा श्रृंगार कीजिए, एक एक का पर्सनली।
महसूस करें परम धाम से उतर रहे हैं शिव बाबा, निराकार परम सत्य। हमारे एक संकल्प भर से, हमारे आवाहन से अपना धाम छोड़कर आ रही है। आ गए हमारे सामने। सारी धरा पर जैसे सन्नाटा छा गया। महसूस बाबा से शक्तियों की प्रचंड लाल किरणें मुझ आत्मा में समा रही है। ये लाल किरणें मुझ आत्मा की परखने की शक्ति को पूर्णतः जागृत कर रही। तरंगों को फैलता हुआ महसूस करेंगे। ये मुझ आत्मा की परखने की शक्ति इसी स्मृति में, इसी भासना में जो आगे की चर्चा होगी वो हम सभी करेंगे। जब ये सेशन पूरा हो जाएगा कुछ भी याद नहीं रहेगा, केवल बाबा आया, शक्तियों से श्रृंगार करके चला गया, बस। बाबा के अलावा कुछ भी याद नहीं। ओम शांति। जैसा कि बहन ने बताया, सर्व शक्तियों की एक शक्ति जो 7 दिन चली, और ऐसे हम सभी ने साथ में 56 दिन का ये सफर पूरा किया। पहली सीरीज का जो ट्रायल भर था, हम सभी भी सीख रहे थे, और जिन जिन आत्माओं ने जुड़ के अभ्यास किया संगठन में, उन्होंने भी बहुत कुछ सीखा होगा, हमें पूर्ण विश्वास है। पहली सीरीज पूरी हुई, पहला सत्र पूरा हुआ, पहला पड़ाव पूरा हुआ। अब दूसरे पड़ाव की ओर हम सभी बढ़ चुके हैं। इस कड़ी में एक शक्ति को जैसे पहले 7 दिन दिए थे, अब 21 दिन, 3 हफ्ते हम सभी देंगे, क्योंकि शक्तियां इतनी विस्तृत हैं। शक्तियों का विस्तार इतना है कि इस ब्रह्मांड में केवल इन 8 शक्तियों से हम विश्व के मालिक बनते हैं, इस ब्रह्मांड के मालिक बनते हैं, इस सृष्टि के मालिक बनते हैं, इन 8 शक्तियों के आधार पे। बाबा ने भी बार बार 8 शक्तियों का कनेक्शन राजाई से जोड़ा है। पिछली श्रृंखला में, पिछले सत्र में कुछ भाई बहने बीच में जुड़े थे, जिनकी की जो शक्तियां पूरी हो चुकी थी वो दोबारा से नहीं हो पाई, और बीच में ही जो शक्तियां चल रही थी उसके बाद जो शक्तियां चली, जिनके अभ्यास चले, वही उन भाई बहनों ने किए। जो पहले की छूट गई थी वो रिपीट नहीं हो पाई। तो उन सभी आत्माओं के लिए जो पहली बार जुड़े हैं, और इस अभ्यास का, इन सांगठनिक प्रयासों का क्या उद्देश्य है, क्या लक्ष्य है, तो 2 मिनट में सार रूप में वो हम समझ लेंगे क्या है। हम सभी अपना अपना इंडिविजुअल पुरुषार्थ करते आए हैं और करते भी रहेंगे आगे भी। अष्ट शक्तियों की सीरीज ये इस लक्ष्य के साथ शुरू की गई थी कि सांगठनिक प्रयास हो, और जिस सूर्यवंशी राजधानी की स्थापना के निमित्त हम सभी बने हैं, हम सभी खुद को समझते हैं, जिसके लिए हमारा तन मन धन समर्पित है, उसका आधार ही 8 शक्तियां हैं। भले ही वाचा में, भले ही मनसा द्वारा कितना भी हम प्रयास करें, बिना इन 8 शक्तियों की जागृति के
बिना इन आठों शक्तियों के ऊपर संपूर्ण आधिपत्य के, बिना इनके मालिक बने, बिना मास्टर सर्वशक्तिवान की सीट पे सेट हुए, वो राज्य ना तो आ सकता है, यदि आ भी गया उसमें हमारा राज्य नहीं हो सकता। हम राजा नहीं हो सकते उसके बिना इन आठों शक्तियों के। तो मुरली के आधार पर, बाबा के बार बार दिए गए डायरेक्शंस के आधार पर, हर आत्मा की, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो 2 साल से बाबा का बच्चा हो, चाहे वो 2 महीने से बाबा का बच्चा हो, चाहे वो 20 साल से बाबा का बच्चा, हर ब्राह्मण की आठों शक्तियां इमर्ज रूप में कार्य करें, उनके ऑर्डर प्रमाण चलें, एक राजा नहीं अनेकों राजाएं तैयार हों। इस लक्ष्य के साथ, इस विजन के साथ इस संगठन को शुरू किया गया था। आत्माएं जुड़े, सभी अपनी आठों शक्तियों को इमर्ज करें, उनके मास्टर बने। तब जब हर एक की शक्तियों की उंगली लगेगी, तब वो दुनिया साकार रूप में हम सभी के सामने होगी, और तब उस दुनिया में हम सभी का राज्य होगा। तो इस लक्ष्य के साथ इसे शुरू किया गया था। एकमात्र उद्देश्य केवल यही नहीं था इसका, सूर्यवंशी राजधानी जो स्थापन होने जा रही है, जिसके लिए हम सभी रोजाना अपने संकल्पों से इस लक्ष्य को, इस उद्देश्य को सींचते हैं, उस तरफ भी हमारी सभी की स्मृति जाए कि सूर्यवंशी राजधानी आने जा रही है। इसके लिए इस संगठन को, इन अभ्यासों को शुरू किया गया था। पहले जो शक्तियां पहली श्रृंखला में, पहले सत्र में जो चली थी, उन शक्तियों में सार रूप में लिया गया था चीजों को। अब थोड़ा सा हम गहराई में उतरेंगे। तो पहली शक्ति परख शक्ति का अभ्यास था, जो आगे के अनुरूप रहेंगे उनके बारे में भी चर्चा करेंगे। पहले थोड़ा सा परख शक्ति के बारे में विस्तार करके, फिर जो आगे की रूपरेखा रहेगी उस रूपरेखा के बारे में चर्चा करके, फिर जो भी आपके प्रश्न रहेंगे वो आप बता सकते हैं। तो पहली शक्ति परख शक्ति। परखने की शक्ति सबसे मुख्य शक्ति होने के साथ साथ एक तरीके से आत्मा को कोई भी निर्णय, कोई भी स्थिति, कोई भी सीन, उस सीन में अगला कदम क्या होगा, वो सीन क्या है, चाहे वो आत्माओं से संबंधित है, चाहे वो संकल्पों से संबंधित है, चाहे वो स्व पुरुषार्थ से संबंधित है, सबसे पहली शक्ति जो कार्य में आती है वो है परखने की शक्ति। परखना अर्थात सत्य असत्य, शुद्ध अशुद्ध, व्यर्थ और समर्थ, इनके बीच के महान अंतर को समझना। जिसने इस महान अंतर को समझ लिया, जिसने अपने विवेक के आधार पे ये समझ लिया कि क्या सही है और क्या गलत है, वो यथार्थ निर्णय भी कर सकता है, और यथार्थ निर्णय के आधार पर जो आगे का हर कदम होगा वो स्व की संतुष्टता और सर्व की संतुष्टता भी निर्धारित करेगा। तो परखना अर्थात विवेक का इस्तेमाल करते हुए, अपनी विवेक शक्ति के आधार पे ये समझ लेना कि क्या सही है क्या गलत है। जो सामने जिस परिस्थिति में है हम, उस परिस्थिति में कहाँ पे कौन सी चीज, चाहे किसी आत्मा के मन में, चाहे उस सीन में, संस्कारों में क्या चल रहा है, उस चीज को स्पष्ट रूप से परख लेना विवेक शक्ति के आधार पे। परखने की शक्ति का विस्तार बहुत है। ये दूसरों के शक्तियों के आधार पे भी कार्य में आती है। सपोज किसी आत्मा को कोई विशेष जिम्मेदारी मिली है बाबा की सेवाओं में, और वो आत्मा उस जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए जैसी परखने की शक्ति होनी चाहिए, यथार्थ सेवा हो, उस सेवा से सभी को संतुष्टता हो, उसको सुनिश्चित करने के लिए जिस प्रारूप में, जिस स्वरूप में परखने की शक्ति को कार्य करना चाहिए वो नहीं कर रही है,
तो सबसे पहले तो हमने इस चीज को परखा कि इस आत्मा को जरूरत है, इस आत्मा भाई को, इस साथी को जरूरत है। तो परखने की शक्ति हमारी तो काम करेगी ही, लेकिन यदि हम ऑर्डर दें, यदि हम उस परखने की शक्ति को उस आत्मा प्रति सेवा में यूज करना चाहें, तो वो उस आत्मा की भी परखने की शक्ति को इमर्ज करके और सेवाओं में सफलता निश्चित कर सकती है। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, ये बाप दादा के ही महावाक्य हैं, अव्यक्त वाणी से। ईश्वर प्रति और दूसरों प्रति भी परखने की शक्ति का यथार्थ इस्तेमाल सेवाओं में और संगठन में सफलता का साधन बन सकता है, बशर्ते हम प्रयोग में लाएं उसे। तो परखने की शक्ति हर कदम पे, हर सीन में बहुत महत्वपूर्ण कार्य करती है। एक तरीके से हम आत्मा राजा का एक गुप्तचर विभाग है, सीक्रेट सर्विस है। इसमें करना कुछ नहीं होता, केवल अपनी सीट पे सेट होके और परखने की शक्ति को एक्टिवेट करके, ऑर्डर देके और कार्य करने के लिए आदेश देना होता है। जब हम ये करते हैं, हमें किसी भी शक्ति को यूज करने से पहले समझना है कि शक्तियां कार्य कैसे करती हैं। हमें कोई रॉकेट साइंस लगाने की जरूरत नहीं है, केवल एकाग्रता में स्थित होके उस शक्ति की स्मृति लानी है, बस उस शक्ति की चेतना जागृत करनी है कि हाँ, मेरी परखने की शक्ति कार्य कर रही है। तो उसकी एक तरंग फैलेगी, वो तरंग जाएगी जिस भी परिस्थिति में आपने उसे आदेश दिया है। इससे सबसे पहली चीज होगी, बुद्धि शांत होगी। जब बुद्धि शांत होगी, परखने की शक्ति की तरंग फैली, ऑर्डर दिया आपने, और जब निर्णय करने की घड़ी आएगी, उस घड़ी में जो आपने ऑर्डर दिया और वो शक्ति एक्टिवेट हुई, वो शक्ति उस पल में, निर्णय लेने के पल में बिल्कुल यथार्थ काम करेगी, बुद्धि में स्पष्ट टच होगा। भले ही सामने कुछ भी हो, कोई व्यक्ति हो, कोई स्थिति हो, कोई सिचुएशन हो, भले ही कुछ भी हो, दिख कैसा भी रहा हो, जो यथार्थ सच्चाई है, जो पर्दे के पीछे है, जो दिख नहीं रही है, जो मन के संकल्प हैं, जो तरंगे हैं, जो वायुमंडल है बना हुआ है, वो स्पष्ट बुद्धि में टच होगा, सार रूप में, कि जैसा दिख रहा है वैसा है नहीं, और जो है वो स्पष्ट बुद्धि को टच होगा कि ये स्थिति है, जो दिख रही है ये नहीं है, लेकिन यथार्थ ये है। तो जिस समय आप इमर्ज रूप में फैसला लेंगे और चिंतन करेंगे उसके बारे में, वो यथार्थ सच्चाई आपको टच होगी। तो परखने की शक्ति ऐसे काम करती है, आके आपको बताएगी नहीं कि ऐसा ऐसा है, ये है, जो ये बोल रहे हैं वो ठीक नहीं है, जो ये दिख रहा है वैसा है नहीं, लेकिन बुद्धि में टच होगा। तो बुद्धि के आधार पे ही कोई भी शक्ति है, वो बुद्धि से ही सबसे पहली चीज, किसी भी शक्ति को परखने की शक्ति की बात तो है ही, किसी भी शक्ति के यथार्थ इस्तेमाल के लिए बुद्धि का क्लीन और क्लियर रहना बहुत जरूरी है। तो अभी विशेष 4 बातों पे हम ध्यान देंगे परखने की शक्ति में। सबसे पहली चीज कि बुद्धि क्लीन और क्लियर हो हमेशा, क्योंकि यदि बुद्धि क्लीन नहीं है, साफ नहीं है, संकल्पों से रहित नहीं है, संकल्पों के प्रभाव से रहित नहीं है, तो वो किसी ना किसी चीज में अटकी हुई होगी, उलझी हुई होगी, और वो यथार्थ सिचुएशन को परख ही नहीं पाएगी, यथार्थ सिचुएशन को भाप नहीं पाएगी, क्लियर ना होने के कारण, अस्पष्टता के कारण निर्णय तो कभी भी नहीं लिया जा सकता, समझ ही नहीं आएगा कि क्या हुआ और क्या हो गया। तो इसलिए क्लीन एंड क्लियर बुद्धि का हमेशा उपराम रहना बहुत जरूरी है। सबसे पहले देह से उपराम रहना जरूरी है। तो जैसे ही हम सीट पे सेट होंगे, वो देह से उपराम हुई, सेट होने के बाद बुद्धि एकदम हल्की। तो जितना वो हल्की रहेगी उतना ही यथार्थ टच कर पाएगी, जो टचिंग होगी उसको रिसीव कर पाएगी। तो परखने की शक्ति यदि यथार्थ रूप में कार्य करे, लेकिन बुद्धि समर्थ नहीं है उस टचिंग को रिसीव करने के, तो परखने की शक्ति भी व्यर्थ हो जाएगी। तो इसलिए शक्ति अपना कार्य करे और फिर रिसीव हम कर पाए,
उसको सुनिश्चित करने के लिए बुद्धि को हमेशा बहुत लाइट, बहुत हल्का हमें रखना है, इजी रहना है, ठहरा हुआ रहना है, हलचल में नहीं, एकदम ठहरा हुआ। कोई भी बात आई, ओके, फाइन, देख लेंगे, हो जाएगा। हलचल में नहीं आना है, ठहराओ। अगर हम ठहरे हुए हैं, यथार्थ बात टच होगी, और वो टच होगी, यथार्थ निर्णय होगा, निर्णय होगा, परिस्थिति चली जाएगी। दूसरी चीज, आमतौर पे, जैसे बुद्धि की बात हुई, आमतौर पे ऐसा, ये जो भी शेयर किए जाएंगे, 4 पॉइंट जो भी शेयर किए जा रहे हैं आपसे, ये प्रैक्टिकल अभ्यासों के आधार पे है। जब इन शक्तियों को प्रैक्टिकली यूज किया गया, तब ये कुछ मुख्य चीजें जिनकी आवश्यकता शक्ति के कार्य करने में और फिर उसकी सफलता में बहुत आवश्यक पाई गई हैं, वो आपके सामने रखी जा रही है। तो बुद्धि क्लीन और क्लियर। दूसरा, फीलिंग्स का प्योरिफिकेशन। जब हमारी किसी भी आत्मा के प्रति भावनाएं थोड़ी सी व्यर्थ की तरफ जाती हैं, थोड़ी सी नेगेटिव की तरफ जाती हैं, या साधारण भी हो जाती हैं, हम उनका चिंतन करने लगते हैं। फीलिंग्स में जैसे ही मिलावट होती है, भावनाओं में जैसे ही मिलावट होती है, ऐसे ही बुद्धि पे जैसे कि एक पर्दा डल जाता है। बहुत महीन, बहुत बारीक पर्दा होता है, आर पार देखा जा सकता है उस पर्दे के, इतना महीन होता है, लेकिन पर्दा डल जाता है। और जब पर्दा डलता है, तो फिर से वही बात आती है कि बुद्धि यथार्थ टच नहीं कर पाती, कुछ ना कुछ छूट जाता है उससे, और वो छूटा हुआ फिर उस निर्णय में दिखाई देता है कि इस चीज के बारे में सोचा नहीं गया संपूर्ण रीति से। तो इसलिए फीलिंग्स बहुत प्योरीफाई करके रखनी है हमें अपनी हर आत्मा के प्रति, चाहे वो सामने है परोक्ष अपरोक्ष रूप में, चाहे वो आंखों के सामने है, आंखों से ओझल है, बहुत प्योर फीलिंग्स हर आत्मा के लिए। जितना हमारी फीलिंग्स प्योर होंगी, उतना ही हम हल्के भी रहेंगे, उतना ही बुद्धि लाइट भी रहेगी और शक्तिशाली रहेगी। और शक्तियों को संभालने के लिए, जैसे कि कोई बहुत बड़ा ट्रक हो, तो उस ट्रक को संभालने के लिए, उस ट्रक को चलाने के लिए, यथार्थ रूप से उसका 100% यूज करने के लिए एक विशेष ड्राइवर की जरूरत होती है। खास करके फॉरेन कंट्रीज में जो हैवी ड्यूटी ट्रक्स होते हैं, उनको चलाने के लिए अलग से ट्रेनिंग दी जाती है ड्राइवर्स को। वो ड्राइवर्स ही केवल उन ट्रक्स को चला सकते हैं। तो ये जो 8 शक्तियां हैं, इन शक्तियों को आत्मा यदि अपने ऑर्डर प्रमाण चलाना चाहती है, तो उसमें सबसे मुख्य रोल बुद्धि का है। हम थोड़ा सा देह को भूल जाएं बिल्कुल, जिस आत्मस्मृति में हम बैठे थे, उस आत्मस्मृति में ही वापिस एक बार उसे इमर्ज करें और देखें, आत्मा है, आत्मा के राइट पे बुद्धि है, लेफ्ट पे मन है, सामने संस्कार है, और हमारे सामने शिव बाबा है। बाबा की किरणें आ रही हैं मुझे आत्मा पे। और अब देखें, आत्मा की 8 शक्तियां इमर्ज हैं चारों तरफ, लेकिन वो कार्य करेंगी बुद्धि के आधार पे। तो यदि बुद्धि किसी व्यर्थ दृश्य में फंसी हुई है, और मन किसी व्यर्थ चिंतन में फंसा हुआ है, तो आत्मा के दोनों कर्मचारी बिजी हैं, और शक्ति सामने खड़ी है, और शक्ति इंफॉर्मेशन लाई है, लेकिन वो इंफॉर्मेशन डायरेक्ट आत्मा तक नहीं पहुंचेगी, बुद्धि के द्वारा पहुंचेगी, और बुद्धि से फिर मन का चिंतन चलेगा, और उस चिंतन के आधार पर स्पष्टता आएगी। तो हम बहुत गहराई से देखें कि जितना जितना बुद्धि हल्की रहेगी, उतना ही मन शांत रहेगा, और उतना ही आत्मा यथार्थ कैच कर पाएगी। तो फीलिंग्स बहुत प्योरीफाई हर आत्मा के प्रति, केवल शुभ भावना, आगे बढ़ाने की भावना, कल्याण की भावना, इससे हम हल्के रहेंगे, यथार्थ काम कर पाएगी हमारी शक्तियां। तीसरा, साक्षीपन और निराकारी अवस्था का अभ्यास।
बहुत सारे भाई-बहनों के अनुभवों में ऐसा सुनने को मिलता है कि शक्तियों का अभ्यास किए, कार्य भी किया उन्होंने, लेकिन 40% ही किया, 30% ही किया, 20% ही किया, इतना ही कर पाए बस। शुरू-शुरू में महसूस हुआ कि जैसे शक्ति आई और फ़ील भी हुई, लेकिन थोड़ी देर बाद ही शक्ति की महसूसता नहीं रही और फिर हल्का-सा कमज़ोरी महसूस हुई, हल्का-सा लाचारी महसूस हुई। ऐसा अनुभव में निकल के आता है। फिर से हमें ये समझना है गहराई से कि यदि हम देह की स्मृति में शक्तियों का आवाहन करेंगे, तो वो परसेंटेज में ही कार्य करेगी। कार्य तो करेगी, लेकिन 20% 30% ही करेगी, 100% नहीं करेगी। और थोड़े समय बाद वो 20-30% भी नहीं रहेगा। तो सबसे पहली चीज़ जो हम करें, देह से अलग होने का अभ्यास बहुत बढ़ाएँ। जैसे बाप-दादा ड्रिल बताते हैं, निराकारी सो आकारी। तो वो ड्रिल हम 4 से 5 बार करें दिन में, जिससे कि एक नेचुरल नेचर बने हमारी। इस हाड़ मास के पुतले से अलग रहने की, इस हाड़ मास के पुतले को भूलने की, इस हाड़ मास के पुतले को ना देखने की, ना अपना दिखाई दे, ना सामने वाले का दिखाई दे। भल आँखों से दिखाई देगा, लेकिन चेतना में ये ना रहे, ये शरीर और मैं शरीर, नहीं। ये मेल या फीमेल, बिल्कुल भी नहीं। ये भी लाइट, मैं भी लाइट, सब लाइट। लाइट के आकारों में सभी बिंदु। तो देह से जितना-जितना हमारी बुद्धि बाहर रहेगी, जितना हमें देह से अलग रहने का अभ्यास होगा, उतना ही जल्दी शक्तियाँ याद आएँगी, उतना ही जल्दी शक्तियाँ काम करेंगी और परमानेंट काम करेंगी, टेम्परेरी काम नहीं करेंगी। तो इसलिए हम अपनी चेकिंग करें और आप चेकिंग करने पर पाएँगे कि शक्ति के अभ्यास में जहाँ पे कमी है, वो कमी है देह से अलग ना हो पाने की, देह में ही रहते हुए आवाहन करने की, देह की स्मृति के साथ। तो अलग होने का अभ्यास हम बहुत बढ़ाएँ। इसका एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल ये है कि जैसे कोई भी लाइट होती है, हम अपने घर में लाइट लगाते हैं, तो लाइट हमने अगर लगाई और वो बिल्कुल हमारे सर के ऊपर लग जाए, तो बाकी कमरे में तो अंधेरा रहेगा, लेकिन सर के ऊपर लग गई, तो वहाँ से क्या वो यथार्थ रोशनी दे पाएगी सारे कमरे में? जो उसका पर्पस है, क्या उस पर्पस को पूरा कर पाएगी वो? नहीं कर पाएगी। इसलिए उसे ऊँचा लगाया जाता है, ताकि उसकी रोशनी फैले, विस्तार दे, उसकी रोशनी सीमित ना रहे, सारे कमरे को रोशन करे। ऊँचा लगाया जाता है इसलिए उसको। तो रोशनी देने के लिए और किसी भी स्थिति की, किसी भी सीन की स्पष्टता के लिए हम जितना-जितना धरती से सबसे पहले देह से अलग रहेंगे और जितना धरती से अलग होते जाएँगे धीरे-धीरे, उतना ही हमारी शक्तियाँ भी काम करेंगी, खास करके परख शक्ति और हर सीन स्पष्ट दिखाई देगी। क्या होने वाला है, वो भी स्पष्ट होता जाएगा। क्या चल रहा है वर्तमान में, वो भी स्पष्ट होता जाएगा और क्या बीत गया, वो भी स्पष्ट होता जाएगा। क्योंकि जितना-जितना हम दूर होते हैं, उतना-उतना सीन स्पष्ट होती है। जैसे कि गूगल मैप्स आप सभी ने यूज़ किए होंगे। गूगल मैप में जितना आप ज़ूम करेंगे, उतना ही ज़्यादा कन्फ्यूजन पैदा होती है कि हम कहाँ पे हैं, कौन-सा शहर है, कौन-सा एरिया है। लेकिन जैसे ही ज़ूम आउट करते हैं, ऐसे ही पता चलता है, अच्छा, ये तो मध्य प्रदेश था, ये तो दिल्ली था, ये तो महाराष्ट्र था। तो जितना हम हटते हैं, अब सबसे पहले अपनी देह से और फिर इस देह की दुनिया से, जितना ये अभ्यास हम करते हैं, मैं आत्मा देह से अलग, लाइट के आकार में, फिर लाइट के आकार को भी लोप करते हुए निराकार, पॉइंट ऑफ लाइट। जितना-जितना इस स्मृति को हम नेचुरल और सहज और ईज़ी और रमणीक बनाते जाएँगे, उतना-उतना ही
ये शक्तियां भी कार्य करेंगी। हर सीन स्पष्ट दिखाई देगी, अस्पष्ट कुछ रहेगा ही नहीं। बाप क्या चाहता है, हम क्या चाहते हैं, वर्तमान समय में समय की मांग क्या है, भविष्य में कौन सी सीन्स आनी है, सब कुछ एकदम क्लियर होता जाएगा। तो इसलिए देह से अलग होने का अभ्यास तीसरी चीज। पहली थी बुद्धि का क्लीन और क्लियर रहना, दूसरी भावनाओं का शुद्धिकरण, फीलिंग्स का प्योरिफिकेशन, तीसरी निराकारी अवस्था, देह से अलग होने की बार बार प्रैक्टिस। चौथी, मान लीजिए हम देह से अलग भी हो गए, मान लीजिए हमारी फीलिंग्स भी प्योरिफाइड हैं, मान लीजिए बुद्धि क्लीन और क्लियर भी है, लेकिन यदि ये चौथी चीज नहीं है तो अनुभव में भी कमी आ जाएगी, और उस शक्ति की जो तीव्रता है, उस शक्ति की जो यथार्थ इंटेंसिटी है, वो भी हम महसूस नहीं कर पाएंगे। तो शक्ति का इमर्ज होना और कार्य करना वो हमने सुनिश्चित किया, लेकिन वो ठहरे और यथार्थ शक्ति के रूप में महसूस हो, उसके लिए एकाग्रता का अभ्यास। चौथी अहम चीज, जो कि शक्ति के आवाहन में भी, और शक्ति कितनी पावर के साथ कार्य करेगी, कितनी तीव्रता के साथ कार्य करेगी, वो आधारित होता है हमारी एकाग्रता पे। तो इसलिए हम एकाग्रता का अभ्यास भी बहुत बढ़ाएं, धीरे धीरे, थोड़ी थोड़ी, एक एक मिनट एकाग्र होके, 30-30 सेकंड एक संकल्प में एकाग्र होके, शक्ति की महसूसता में एकाग्र होके एकाग्रता का अभ्यास बढ़ाएं। आत्मिक स्मृति में टिकने का एकाग्रता का अभ्यास बढ़ाएं। तो ये चार चीजें जो परख शक्ति के लिए आवश्यक हैं। सबसे पहली बुद्धि का क्लीनर क्लियर होना, दूसरी फीलिंग्स का प्योरिफिकेशन, चौथी साक्षीपन यानी निराकारी अवस्था का अभ्यास, देह से अलग होने का, और चौथा इन सारी स्थितियों में और विशेषकर एक स्वभाव हो हमारा एकाग्रता, कि हम एकाग्र होकर ही सारे कार्य करें, संकल्पों में भी एकाग्र, और बुद्धि जो दृश्य देखती है वो दृश्य भी एकाग्र, व्यर्थ के दृश्य ना, एक दृश्य में लंबे समय तक एकाग्र होने का अभ्यास। तो ये विशेष चार चीजें प्रैक्टिकल अनुभव के आधार पे निकाल के जो महसूस की गई कि शक्तियां यथार्थ रूप से काम करें और आत्माएं अनुभव कर सके, हम सभी अनुभव कर सके, उसके लिए आज ये चार चीजें अटेंशन पॉइंट्स हैं, जिन पे यदि हम अटेंशन देंगे तो सहज ही किसी भी शक्ति का बहुत इजीली अनुभव भी करेंगे, उसकी सफलता के रिजल्ट भी देखेंगे, और अपना आधिपत्य भी महसूस होगा उस शक्ति के ऊपर। तो लास्ट में हम केवल इतना ही कहना चाहेंगे कि अभी हमारा ये पुरुषार्थ है कि हम परिस्थिति के आधार पे अपनी सोमान की सीट पे बैठ के मास्टर सर्वशक्तिवान की शक्तियों को इमर्ज करें, इमर्ज करते हैं, और अंदाजा लगाते हैं कि अभी परखने की शक्ति की आवश्यकता है, अभी समाने की शक्ति की आवश्यकता है। धीरे धीरे पुरुषार्थ करते करते, ऐसे ही बारीकियों को पकड़ते हुए, बारीकियों को समझते हुए, उन पे कार्य करते हुए हमें वहां तक पहुंचना है जहां पे हम राजा, एकदम निश्चिंत, कोई भान नहीं, कोई इमर्ज नहीं करना पड़ता। जैसे हम अभी शक्तियों की तरफ अटेंशन देते हैं, ऐसे ही इतना नेचुरल बनाना है इसको कि शक्तियां फिर हाजिर रहें और अटेंशन दें कि महाराज क्या चाहते हैं। अब महाराज को मेरी जरूरत है, अब महाराज को मेरी जरूरत है। शक्तियां स्वतः ही इमर्ज भी होती रहें, कार्य भी करती रहें, और राज्य भी चलाती रहें। राजा एकदम निश्चिंत, न इमर्ज करना है, न ध्यान देना है, शक्तियां अटेंशन देंगी महाराज क्या चाहते हैं। तो उस अवस्था तक हम सभी को नेचुरल करते करते पहुंचना ही है। ओम शांति। जी, सेजल दीदी ने हैंड रेज किया है। जी दीदी बताइए। सेजल दीदी,
हाँ जी। ओम शांति भाई। ओम शांति दीदी। हाँ जी। दीदी ने क्वेश्चन पूछा है भाई कि संजय तरंगे निकलती हैं ईटीसी, प्लीज डेली लाइफ के हम्म। एग्जाम्पल से देखिए और एक्सप्लेन करें। शायद भाई दीदी को हम्म। भी ये पूछना है कि बुद्धि क्लीन और क्लियर नहीं समझ पाए हैं और कैसे तरंगे अच्छा। निकलती है, ऐसे डेली एग्जाम्पल के फॉर्म में उन्होंने पूछा है। जी हम्म। दीदी, हमारी बुद्धि हर पल में कोई ना कोई दृश्य देख रही होती है। वो दृश्य कोई भी हो सकता है। वो दृश्य जो सुबह से शाम तक हमें काम करने हैं, उसका भी हो सकता है। वो दृश्य किसी ने हमें कुछ कह दिया, उसका भी हो सकता है। वो दृश्य कुछ हमने फोन में देखा, या कोई काम करना है, किसी से हमें मिलना है, हम उसको विजुलाइज करें कि हम कैसे मिल रहे हैं उनसे, वो भी हो सकता है। तो हमारी बुद्धि कोई ना कोई दृश्य देखती है। अब इन दृश्यों में ना उलझ के, यदि वो इन दृश्यों में उलझी रहेगी तो एंगेज रहेगी, एक तरीके से एंगेज रहेगी, तो रिसीव नहीं कर पाएगी जो पावर्स आ रही है। एक तरीके से पावर्स की, अपनी शक्तियों की विस्मृति हो जाएगी, भूल जाएगी वो। तो बुद्धि का क्लीन और क्लियर रहना, ये है कि वो समर्थ दृश्य में स्थित हो। समर्थ दृश्य अर्थात या तो वो आत्मा का दर्शन कर रही हो, या वो परमात्मा का दर्शन कर रही हो, या वो सूक्ष्म वतन का दर्शन कर रही हो, या वो परम धाम का दर्शन कर रही हो, या फिर वो सुख धाम का दर्शन कर रही हो, अपनी सतयुगी दुनिया का। तो किसी ऐसे, या फिर वो किसी भी स्वरूप में हो, देवताई स्वरूप का अनुभव कर रही हो, या वो अपने पूज्य स्वरूप का अनुभव कर रही हो, फरिश्ते स्वरूप का अनुभव कर रही हो। ब्राह्मण योगी संगम पे जो हमारा ब्राह्मण जीवन है, ब्राह्मण स्वरूप है, इस स्वरूप की ऊंचाई, इस स्वरूप की कितना भाग्यशाली स्वरूप है, कितना भाग्यशाली जीवन है, इसके समर्थ चिंतन में हो। मन समर्थ चिंतन में हो और बुद्धि समर्थ दृश्य में हो। मन चिंतन में और बुद्धि दर्शन में समर्थ हो, तो कहा जाएगा क्लीन और क्लियर। और फिर जब ऐसी स्थिति में हम रहेंगे तो टचिंग्स जो है वो इजीली हो पाएंगी। नहीं तो होगा ये कि शक्ति तो काम करेगी अपना, लेकिन हम रिसीव नहीं कर पाएंगे उसको। एंगेज रहेगी बुद्धि। तो क्लीनर क्लियर माना समर्थ, मीनिंगफुल चिंतन में रहे, और मीनिंगफुल ही दर्शन में रहे। जी भाई, थैंक यू सो मच। लगता है सीजल बहन को क्वेश्चन का आंसर मिल चुका है। अब राखी भाई, हाँ आप अनम्यूट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं अपना क्वेश्चन। जी, हम देख पा रहे हैं क्वेश्चन है, सिमरन दीदी का है ये, कि अपनी देह से अलग रहने के लिए प्लीज प्रैक्टिस बता दीजिए। तो दीदी, ये बहुत सिंपल है कि जैसे कोई हमारा बैग है बहुत बड़ा, और हमें कहीं निकलना है। वो बैग हमने अपने बेडरूम में छोड़ दिया, और हम आ गए अपने घर के गेट से बाहर, और वहां आके हमें याद आया कि मुझे तो बैग भी लेना था। मैं बैग के बिना ही घर से बाहर निकल आई। तो वहां से खड़े होके हम आवाज लगाते हैं अंदर किसी को कि मेरा बैग रखा है बेडरूम में, वो बैग जरा बाहर दे दीजिए। है ना? तो बैग अंदर रखा है, हम हैं अपने घर के गेट के बाहर, तो बैग और हमारे बीच में डिस्टेंस है। तो प्रैक्टिस केवल यही है कि मैं आत्मा आंखों के पीछे से, दोनों कानों के बीच में, ब्रेन के नीचे बैठी हूँ, और यहाँ से मैं आत्मा निकली मस्तक के बीच से होते हुए, शरीर को यहीं पे छोड़कर मैं पॉइंट ऑफ लाइट इससे अलग होके धीरे धीरे कमरे से बाहर, शरीर को वहीं पे छोड़ के जहां वो बैठा है, मैं आत्मा जा रही हूँ। और धीरे धीरे मेन गेट से भी बाहर, मेन गेट से बाहर खड़े होके पहले घर को देखेंगे। घर को देखते हुए घर के अंदर जहां पे शरीर को छोड़ा है, वहां पे शरीर को देखेंगे कि ये हार्ड मास का पुतला अलग, और मैं पॉइंट ऑफ लाइट आत्मा अलग। कितना डिस्टेंस है मुझे आत्मा और इस शरीर के बीच में। तो शरीर को छोड़ के अब मैं आत्मा चली आसमान की ओर, धरती से अलग, और फिर बाबा के पास।
तो जितना जितना हम इसमें टिकेंगे, स्थिर होंगे, फील करेंगे उसको गहराई से कि ये अलग है, मैं अलग हूँ, ये जड़ है, मैं चेतन हूँ, ये रथ है, मैं रथी हूँ, ये मंदिर है, मैं पूजनीय मूर्त हूँ। तो ऐसे जितना समर्थ चिंतन करेंगे इसका और पॉइंट ऑफ लाइट का अनुभव करेंगे गहराई में, उतना उतना ही आनंद भी आएगा, शक्तियां भी बढ़ेंगी, और जैसा कि चर्चा हुई कि यथार्थ रूप से कार्य होगा, यथार्थ रूप से कार्य करेगी, मन भी, बुद्धि भी, शक्तियां भी, सब कुछ। तो ये अभ्यास आप करके देखें धीरे धीरे प्रैक्टिस से। दीदी, सेजल दीदी कह रही है कि उनका अनम्यूट नहीं हो रहा है, प्लीज उनका अनम्यूट कर हाँ। दीजिए अगर ओम शांति हमारे भाई जी, पास कंट्रोल है तो। जी मेरी जी दीदी, आवाज ओम आ रही शांति। हाँ जी दीदी आ रही है, ओम शांति दीदी। है? जैसी अष्ट शक्तियां अपन यूज करते हैं, कोई भी जी परिस्थिति आ जाती है तो हम अपनी शक्ति को हाजिर करते हैं, लेकिन गृहस्थ में रहते हुए सभी जी के संबंध संपर्क में हम कोई भी आत्मा के सामने आते हैं या कोई भी ऐसी जी ऐसी परिस्थिति आ जाती है तो बाबा का भी आह्वान कर लेते हैं कि बाबा आप संभालिए, जी। लेकिन हम आत्मा हलचल में आ जाते हैं। हम्म। उस समय परिस्थिति को अपन मतलब यूज नहीं कर पाते, मतलब शक्ति को यूज नहीं कर पा रहे हैं, हलचल में आते हैं। और जी। फिर जैसे थोड़ा गुस्सा भी आ जाता है, क्रोध, कि अपने अनुसार हम्म। नहीं काम होता है ना, तब क्रोध आता है। कोई भी हो, हम्म। कोई भी आत्मा हो, अपने अनुसार काम नहीं होता है तो इसी को ही क्रोध कहते हैं। तो जी सामने वाले को मतलब सुधार, ये भी समझते हैं कि ड्रामा में नूंद है और ये हूबहू ड्रामा ऐसे ही रिपीट होना है, जो आत्मा अपना पार्ट बजा रही है। लेकिन गृहस्थ में रहते हुए हमें ये पता चलता है कि ये गलत है, ये गलत हो रहा है, हम्म, अपने अनुसार जी। नहीं, लेकिन ये चीज गलत है, इसको सही कैसे करें बाबा, इसको सही कैसे करें, तो ये बताइए इसमें फिर क्या करेंगे? दीदी जी, सबसे पहले जैसे कि बात हुई, ठहरेंगे इसमें सबसे पहले ना, हम ठहर जाएंगे, हम खुद को इजी करेंगे सबसे पहले। हाँ। क्योंकि कोई भी परिस्थिति आई, कैसी भी बात हुई, उसका समाधान तो तभी होगा जब हम इजी रहेंगे। उतावलेपन में आने से और उस परिस्थिति को ठीक करने की मंशा से कोई भी हम रिएक्शन देंगे तो परिस्थिति और बिगड़ेगी। तो सबसे पहले हमें बहुत इजी होके चलना है, बहुत ठहर के चलना है। हम्म। और तीसरी चीज कि चीजों को पकड़ना नहीं है, चीजों को छोड़ते चलना है। जैसे आपने अभी कहा कि अपने अनुसार नहीं होती, तो हम्म। हम दीदी छोड़ दें, हम छोड़ दें कि मेरे अनुसार होगी, हम्म। मेरे अनुसार, मेरे नहीं, अनुसार अपने तो अनुसार केवल। भी नहीं करना चाहते हैं कि ये हम चीज हमारे अनुसार नहीं हो, हम्म, लेकिन जो गलत हो रहा है उसको फिर कैसे ठीक करें कि जो नहीं गलत बाबा भी ये। हो रहा है ना दीदी, हाँ। जो जो गलत भी हो रहा है, जो आपको लग रहा है कि ये गलत है, हम्म। अगर आपको लगता है कि आपके बोलने से वो चीज सुधर सकती है, तो हम्म। आप जरूर बोल के अटेंशन दिलवाएं कि ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छा। अगर आपको ऐसा लगता है कि बोलने से कोई नहीं सुनेगा या बात बिगड़ जाएगी, तो हम्म। उस समय में सबसे पहले तो हम सहज रहें, और बुद्धि को एकाग्र करते हुए जो भी आत्मा सामने है हम्म। उसको संकल्पों के द्वारा सबसे पहले शक्तियों का सहयोग दें। यदि शक्तियां हम उस समय पे नहीं महसूस कर पा रहे, तो कम से कम जो मुंह से बोलना चाहते हैं वो मन से कह दें, लेकिन वो नेगेटिव ना हो, वो शुभ भावना से भरा हुआ हो, उस आत्मा के कल्याण की भावना के साथ हम उसको कहें कि भाई ये ऐसे नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिए इस तरफ, मन से आपका मतलब विक्रम टेलीपैथी, बनता है। माइंड टू हाँ माइंड जी। मतलब टेलीपैथी। नहीं नहीं, उसको टेलीपैथी तो चलो साइंस वाले कहते हैं, बाबा जो कहता है कि वायरलेस, वायरलेस के द्वारा मन से संकल्प आप करेंगे तो तरंग जाएगी उस आत्मा को, तो जो आप अच्छा। कहना चाहते हैं, जो आप कहना चाहते हैं वो एनर्जी के रूप में उस आत्मा को जाके टच करेगा। पहली बार में उसको ना महसूस हो, दूसरी बार में ना हो, लेकिन धीरे धीरे वो महसूस करेगी उस चीज को, और परिवर्तन दिखाई देगा। थोड़ा सा टाइम लगता है इसमें लेकिन। ऐसा भी होता है ना कि अपन योग करके फिर उस आत्मा को वाइब्रेशन देते हैं, तो ऐसा भी होता है ना कि अपने को पता है कि ये समर्थ संकल्प है अपना, अच्छा संकल्प है, मैं समर्थ संकल्प मतलब मैं समर्थ आत्मा हूँ तो अच्छा ही संकल्प क्रिएट करूंगी, तो कभी भी एनी टाइम उसके पास जाके हम वहां पहुंच जाते हैं फरिश्ते स्वरूप में,
उस आत्मा के पास, जी। तो वहां पे हम्म। भी अपन संकल्प क्रिएट करके उस आत्मा को बिना योग के भी अपन सकारात्मक ऊर्जा दे सकते हैं ना उनको। हाँ जी, दे सकते हैं, लेकिन दीदी प्रेफरेबल यही रहेगा कि बाबा को बीच में रखे, हाँ, बाबा को क्योंकि बीच में रख। हाँ, बाबा को बीच में रखे और बाबा से ही दिलवाइए, है ना, बाबा से ही दिलवाइए उनको। कई बार ऐसा करते हैं कि बाबा को नीचे बुला लेते हैं और उस बाबा का हाथ उसके सिर पर रख के जैसे बाबा की शक्तियां उस आत्मा में समाती जा रही है, ऐसा भी करते हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छा है दीदी, ऐसे ही करना है। ठीक है। बाबा से दिलवाइए, परिवर्तन हो जाएगा, है ना, लेकिन ठहरना है सबसे पहले, इजी करना है, इजी कर लेना है खुद को। जी भाई, जी। थैंक यू सो मच ब्रदर। राखी। हाँ, राजश्री बहन, आप जी, जल्दी ओम राजश्री शांति। बहन और हाँ, राखी बहन, हाँ जी। हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी, ओम शांति भाई जी। ओम शांति दीदी। हाँ भाई जी, आज की क्लास से मतलब बहुत माइंड हल्का, मतलब एक मैं लाइट हो गई बहुत ज्यादा। और अभी कल परसों भी मेरी आपसे बात हुई थी, तो मैंने बताया था ना 4-5 महीने मतलब काफी सारा मेरा स्टडी मतलब मिसिंग रहा है इस दौरान जो है। तो जी जी। लेकिन आज मेरी क्लास मैंने आपकी कंप्लीट ली है और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है अंदर से। अभी मतलब मैं ये चाह रही हूँ कि जैसे मेरे से जो भी क्लास मेरी इन परिस्थितियों की सुनामी स्वरूप जो भी कुछ छूटा है मेरा स्टडी इस जी दौरान दीदी। शक्तियों का, जी उसे मैं कैसे वापस मतलब सीखूं, कैसे सीखूं जो आपने दीदी जी, सिखाया है आप क्योंकि। बिल्कुल, दीदी बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए, ये दोबारा से शुरू हो रही है। और पिछली अच्छा। बार तो एक शक्ति को 7 दिन दिए थे, अब की बार एक शक्ति को 21 दिन देंगे। और अगर बीच जी में भाई। हर संडे को हम सभी मिलेंगे ही, तो जो भी जी क्वेश्चन जी। है, जो भी अभ्यास में आपको कोई बाधा महसूस होती है, प्रॉब्लम महसूस जी होती है, वो आप क्वेश्चन के रूप में रखिए। और जी। ऐसा भी हो सकता है कि आप जो ग्रुप के एडमिन आत्माएं हैं उनको भी भेज सकते हैं, कि मुझे पर्सनली मान लो कोई आपकी क्वेरी है, तो उनको भेज सकते हैं, जी उसका भी जवाब दिया जा सकता है। तो आप बिल्कुल जी। निश्चिंत जी होके, जैसे पिछली बार किया था ना, उससे और ज्यादा गहराई से हम लोग करेंगे अब की बार। और हर शक्ति को ठीक है लेते भाई। हुए ही चलेंगे, 168 डेज चलेगा दीदी। ठीक है, तो ठीक आप है। बिल्कुल निश्चिंत रहिए, ठीक। कवर हो जाएगा सब कुछ। और ठीक है। दूसरा क्या है दीदी, ये तो इसकी बात हो गई। दूसरा, जी 24 घंटे में कभी भी कोई भी आपके मन में प्रश्न उठे, बाबा को जी। बुलाइए अपने सामने, जी जैसे अभी हम सभी ने अपने सामने बिठाया हुआ है बाबा को। बाबा को हाँ बुला जी। के और बाबा को कहिए कि बाबा ये समझ में नहीं आ रहा, थोड़ा समझा दीजिए, है ना, बुद्धि में अपने आप जी। टच हो जाएगी वो चीज, जो समझ नहीं आ रही ना, जी भाई जी। वो टच हो हाँ जाएगी जी। हाँ बुद्धि जी। में अपने आप, हाँ जी भाई जी। है ना। तो मतलब हाँ, क्योंकि दीदी शक्तियां सर्वशक्तिवान की हैं, हम सभी तो सीख रहे हैं केवल, जी। है ना, हम हो चाहे आप हो, हम सभी तो सीखने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ जी। तो अगर हाँ जी कुछ भाई समझ जी। में ना आए तो आप बाबा से पूछिए, बाबा ये से पूछिए, हाँ, बहुत अच्छे से जवाब मिलेगा। जी ठीक भाई है जी, भाई। बिल्कुल। एक बार राजश्री बहन का क्वेश्चन वो ले लेते हैं, बहुत देर से बहन कहना चाह रही है कुछ। जी जी हाँ जी। जी दीदी, जी बोलिए। जी जी राजश्री दीदी बताइए। दीदी शायद ये कह रही है उनका अनम्यूट नहीं हो रहा, अगर कोई अनम्यूट कर सकता है जो होस्ट है, प्लीज कर दीजिए एक बार। जी भाई, बिल्कुल। हाँ, अनम्यूट नहीं हो रहा है दीदी का, वो अभी यही कह रही है। ओम शांति भाई जी। वो ओम शांति दीदी। आपने बोला, हाँ वो आपने बोला ना कि बुद्धि क्लीन एंड क्लियर का, तो वो आपने हम्म, स्टार्टिंग में बोला था ना कि मतलब बाबा ने ऐसा बोला है कि मतलब जिन जिन आत्माओं को जरूरत है उनको काम में लेना है, उनसे काम करवाना है, तो हमारी बुद्धि की तरंगे उनके तरफ जाती है। वो सब समझा नहीं मुझे, थोड़ा मतलब जी। सिचुएशन के हिसाब से, कभी कभी सिचुएशन आती है ना, तो उसके हिसाब हाँ से जी, आप हाँ थोड़ा जी, एक्सप्लेन करेंगे तो अच्छा होगा। और जरूर। और एक जी। बहन ने अभी क्वेश्चन पूछा था ना, तो आपने वो हम्म बैग का एग्जाम्पल दिया था कि हम्म मैं आत्मा जा रही हूँ गेट की तरफ, तो मैं पीछे मुड़ हम्म के देख रही हूँ, शरीर दिख रहा है। तो वो हम्म मैं प्रैक्टिस करती हूँ, लेकिन मतलब मैं सोच के थ्रू जाती हूँ, इमेजिनेशन के थ्रू। लेकिन मैं, हम्म, ऐसा नहीं हो रहा है कि मैं आत्मा जा रही, मतलब मैं बाहर नहीं निकल पाती और मुझे बॉडी नहीं हम्म, दिखती, मतलब मैं इमेजिनेशन के अच्छा। थ्रू ही ट्रैवलिंग करती रहती। तो मैं जी। कैसे ऐसा देखूं कि बॉडी को, हम्म, ये दो चीजें जी। हैं। ठीक है दीदी। तो पहली चीज है ना दीदी, जैसे तरंगों का आपने कहा, हम आत्माएं दीदी एनर्जी हैं,
और रियल लाइफ एग्जांपल इसका ये है कि सपोज आप किसी से बहुत प्रेम करते हैं और वो आपके सामने है ना, वो आपको देख रहा है, आप उनको देख रहे हैं या देख भी नहीं रहे हैं, ऐसे ही मौजूद हैं, और आपके मन में प्रेम के भाव उठ रहे हैं उनके प्रति, है ना, बहुत प्रेम जागृत हो रहा है उनके प्रति। तो क्या होगा, सामने वाली आत्मा को भी वो प्रेम महसूस होने लगेगा, या तो उसी समय या कुछ सेकंड्स में महसूस होने लगेगा, और वो ये कहेगी कि बहुत अच्छा, बहुत लाइट महसूस हो रहा है यहाँ पे, है ना, आपको कहेगी या उसके चेहरे पे दिख जाएगा आपको। और सिंपल एग्जांपल ले, मान लो आप कहीं जा रहे हैं, आपने किसी को देखा और देखते ही आपको बहुत नेगेटिव सा लगने लगा एकदम से, आपको मन करने लगा कि इनसे दूर चलो, और मन में एक नेगेटिव संकल्प भी आ गए कि पता नहीं कौन है, क्या है, कैसे है, ऐसे आ गए। तो इन दो सीन्स में क्या डिफरेंस रहा, यहाँ पे प्रेम का भाव आपसे गया, सामने वाले आत्मा को भी महसूस हुआ। दूसरी सीन में आपको नेगेटिविटी महसूस हुई किसी और से, जिसने आपके अंदर भी नेगेटिव चीज एक्टिवेट कर दी थोड़ी सी, फिर आपने रोक लिया उसको। तो ये क्या है, ये एनर्जी होती है दीदी, क्योंकि हम आत्माएं एनर्जी हैं। तो संकल्प जैसा संकल्प हम करते हैं, कोई भी थॉट किया हमने, अगर हमने यही थॉट किया कि मैं बहुत शक्तिशाली हूँ, तो जब थॉट किया तो इसकी रेज फैलती हैं। जैसा संकल्प वैसी ही एनर्जी हम अपने चारों तरफ पूरा दिन 24 घंटे फैलाते रहते हैं, जिसको साइंस वाले या दुनिया की आम भाषा में ओरा कह देते हैं, कि इसका ओरा बहुत स्ट्रांग है, इसका ओरा बहुत पावरफुल है, इसका आभा मंडल बहुत शुद्ध है, ऐसे ये शब्द यूज करते हैं। तो वो ओरा जो है वो हमारे थॉट्स का है, वो हमारी फीलिंग्स का है। तो जैसे हमारे थॉट्स, जैसी हमारी फीलिंग्स, वैसी एनर्जी निकलती है हमसे। एनर्जी निकलती है दीदी वाइब्रेशंस के रूप में, लहरों के रूप में। जैसे कि आपने देखा होगा कि हर चीज में वाइब्रेशन है। अगर आप किसी पानी में, चाहे वो बाल्टी में हो, चाहे वो जग में हो, चाहे वो तालाब में हो, चाहे समंदर में हो, अगर आप उसमें कुछ डालेंगे, मान लो पत्थर पत्थर मारा आपने तालाब के पानी में, तो सर्कल्स में तरंगे निकलनी शुरू हो जाएंगी पूरे तालाब के अंदर। जैसे पतीले में पानी हो, बाल्टी में पानी हो, उसमें आप एक चीज डाल दीजिए बीच में, तो गोल गोल तरंगे निकलेंगी। तो ये नेचर ऑफ क्रिएशन है, जो रचना है, रचना का स्वभाव ही है वाइब्रेशन, एनर्जी और फ्रीक्वेंसी। तो हमारे संकल्प जो है, हम ऊर्जाएं हैं। आप आत्मा भी एनर्जी है, मैं आत्मा भी एनर्जी हूँ। अगर हम यहाँ से कोई थॉट करते हैं तो वो तरंगों के रूप में आपके पास आएगा, आप तक पहुंचेगा। तो जो उसमें तरंगों की बात थी वो ये थी कि एनर्जी ट्रेवल करती है, एनर्जी फैलती है हमसे। और जो बुद्धि की बात आई कि आपने योग में बताया कि आप देखते हैं ऐसा, लेकिन बॉडी को अलग नहीं देख पाते, तो दीदी वो इमेजिनेशन नहीं है। हमें थोड़ा सा समझना है कि इमेजिनेशन और विजुअलाइजेशन दो अलग अलग चीजें हैं। इमेजिनेशन वो होती है कि जो है नहीं, लेकिन हम देख रहे हैं उसको, मतलब कल्पना है वो हमारी। जैसे कि डायनासोर, डायनासोर थे कभी, अभी नहीं है, लेकिन हम उनको देख रहे हैं कि मेरे सामने डायनासोर आ गया, तो वो कल्पना हो गई। लेकिन विजुअलाइजेशन में क्या होता है कि विजुअलाइजेशन में हम एक सीन इमर्ज कर रहे हैं। जैसे आपने देखा कि मैं पॉइंट ऑफ लाइट, मैं आत्मा दूर खड़ी होकर अपने शरीर को देख रही हूँ। तो ये यथार्थ है दीदी, आत्मा और शरीर अलग अलग है। तो आप कैसे देख सकते हैं इसको, कि आप सबसे पहले पॉइंट ऑफ लाइट देखें, विजुअलाइज करें कि मैं पॉइंट ऑफ लाइट निकली यहाँ से। जैसे कि टीवी में देखते हैं ना कोई सीन, हम ऐसे आत्मा को देखें, पॉइंट ऑफ लाइट को देखें जाते हुए, कि ये मैं हूँ, ये चमकती हुई बिंदी मैं हूँ। और फिर बुद्धि से दोबारा से फिर विजुअलाइज करें कि शरीर तो वहां है और मैं आत्मा यहाँ हूँ। डिस्टेंस महसूस करें, 5 फीट का, 6 फीट का, 7 फीट का, कि वो दूर है, मैं यहाँ हूँ, अलग महसूस करें उससे। तो धीरे धीरे जो है ना, बहुत ठहर के और बहुत बारीकी से हम ये करते जाएंगे, तो हम खुद को भी देख पाएंगे बिल्कुल अलग होके। लेकिन थोड़ा सा अभ्यास लगेगा, थोड़ा सा। तो इमेजिनेशन नहीं है दीदी, वो विजुअलाइजेशन है, दर्शन शक्ति, बुद्धि की दर्शन शक्ति। ओके।
थैंक यू भाई जी, बहुत बढ़िया, थैंक यू जैसे वेरी मच। जैसे जी कि भाई। और क्लियर कर देते हैं दीदी। सॉरी हम थोड़ा सा टाइम ले रहे हैं, लेकिन क्लियर करना जरूरी है इस चीज को, क्योंकि बार बार बात नहीं होगी इन विषयों के बारे में। तो दीदी आप राजश्री दीदी, आप कभी वैष्णो देवी गए हैं? नहीं, नहीं। हाँ, कौन से स्थान पे गए, कौन से स्थान पे गए हैं आप? शिरडी साईं बाबा के। ठीक है, साईं बाबा गए हैं ना आप? अभी बैठे बैठे ही हाँ, अभी बैठे हाँ, बैठे ही आप जहाँ भी बैठे हैं, वहां से पहुंच जाइए साईं बाबा के दरबार में। हाँ, पहुँच जाती हूँ, वो मैं और करती हूँ, वो डेली पहुंच, पूरा हाँ, दिन नहीं वो नहीं मेरा नहीं चलता नहीं रहता नहीं है। नहीं 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 दीदी, नहीं दीदी, अभी पहुंचिए, अभी पहुंचिए, बहुत ठहर जाइए 2 मिनट के लिए और पहुंचिए अभी। ओके, और जो लाइन लगती है ना वहां पे, घूम हाँ, घूम के जाना पड़ता है, उसके साइड में जो हाँ, बड़े बड़े कूलर हैं, बड़े बड़े कूलर लगे हैं, हाँ, और उन कूलर से निकलती हुई हवा लगती है जो, और फिर हम ओके, दरबार में जाते हैं आगे। उस हवा को भी महसूस कीजिए, उस लाइन को भी महसूस कीजिए, और फिर दरबार में जब जाते हैं तो सामने सोने की मूर्ति है, एक तरफ गुम्बज है ना, बीच में दरबार है, उसके बीच में हाँ, से हम जाते हैं घूमते हुए, फिर क्रॉस करते हैं। महसूस हाँ, कीजिए उसको अभी ही। हाँ, तो देह से निकल के दीदी पहुंच गए आप वहां पे। आपकी ओके, एनर्जी आपकी एनर्जी फैल गई वहां पे, उस दरबार के अंदर फैल गई आपकी एनर्जी अभी, जब आपने बुद्धि से देखा ओके। तो ये लेकिन भाई जी मैं विजुअलाइजेशन है, ये लेकिन भाई विजुअलाइजेशन जी है। मैं लेकिन भाई जी मैं तो बॉडी अभी भी महसूस कर रही हूँ, लेकिन मतलब नहीं बॉडी नहीं, में रह के करेंगे करेंगे, वो धीरे धीरे, जैसे जैसे हम मतलब बिंदु बन के निकलेंगे ना, बार बार दीदी, 4 बार, 5 बार, 6 बार, तो धीरे धीरे बिंदु की महसूसता ज्यादा हो जाएगी, बॉडी की कम हो जाएगी, ओके, है ना। धीरे 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 थोड़ी सी प्रैक्टिस हम करेंगे तो हो जाएगा। थैंक यू। जी, जी ठीक है भाई, दीजिए। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। पता ही नहीं चला 8 से 9 कब बज गए। सच में बाबा के पास में आप इतना करीब ले गए बाबा को, विजुअलाइज़ेशन के बारे में जो आपने बताया, उसके लिए कोटि-कोटि शुक्राना भाई का, और हम सभी दिव्य आत्माओं को दिल से आभार व्यक्त करते हैं जुड़ने के लिए। तो जैसे भाई ने आज चारों पॉइंट्स हमें क्लियर किए, परखने की शक्ति के लिए क्या-क्या हमें क्लियर, क्लीन, स्टिलनेस, साक्षी भाव और इंटेंसिटी कितनी हाई हो, वो हमारी कंसंट्रेशन पावर पर निर्भर करती है। तो इन सभी को हम आने वाले फ्राइडे तक, जब भी हमारी नेक्स्ट सेशन शुरू होगा, ज़रूर हम इन्हीं पुरुषार्थ को बढ़ाते रहेंगे। इसी के साथ हम समाप्त करते हैं। तो साइलेंस में बाबा को सभी बैठ के एक बार फिर से बाबा का फिर से शुक्राना। जी, ओम शांति।